हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? ठीक है। हमने ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आईआर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका इंट्रो देखा था, हमने उसके फीचर्स देख लिए थे, हमने इम्पोर्टेंस और असेंशियल्स, मैनेजर्स ड्यूटी और इट्स मल्टी डायमेंशनैलिटी। ठीक है, ये सब हमारा कवर हो गया था। अब इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें स्कोप, उसकी हिस्ट्री एंड एग्जिट पॉलिसी, ये 3 टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्कोप से। स्कोप आईआर का इंक्रीज हुआ है। क्यों? देयर आर सम चेंजेस। ठीक है, तो हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ट्रेडिशनली कुछ और था, उसके बाद कुछ चेंजेस आए थे, और उसके बाद मॉडर्न में कुछ और हो गया। एज इट इज आईआर का भी पहले ट्रेडिशन में कुछ रोल और था और मॉडर्न में कुछ और हो गया। जैसे ट्रेडिशनली में क्या था कि दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू डू जॉब एंड गेट वेजेस। बहुत शॉर्ट टर्म फोकस था। क्यों? ट्रेनिंग पे फोकस ही नहीं था। आओ काम करो, जितने दिन काम हो रहा है करो, वरना छोड़ दो। कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहा था, ये तो अच्छी बात है। नहीं, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ओबी के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसमें कहा है कि मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए। तो ये भी बहुत बुरी बात है। सिक्योर एम्प्लॉयमेंट तो मिलता था, लेकिन ग्रोथ जो थी वो कम मिलती थी। ऑटोक्रेसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कम होते थे। एक यस मैन करके कल्चर होता था कि ऊपर वाले ने जो बोल दिया वही हमें करना है, दिमाग ही नहीं लगाना खुद का। ट्राई पार्टिज्म, वर्कर, मैनेजमेंट और स्टेट होती थी। लेकिन मॉडर्न में चेंज हुआ। जैसे अब फोकस ये नहीं है कि जस्ट डू जॉब एंड गेट वेजेस, इट इज बिल्डिंग हार्मनी, ट्रस्टीशिप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना, वर्कर्स को एम्पावर करना, उनको ट्रीट करना एज देयर पार्टनर्स। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता था। एंड बिजनेसेस पीपल, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी, इनके ऊपर ध्यान देता। तो स्कोप इसका वाइडन हो गया, इसमें एक्टर्स बढ़ गए, इसमें इंस्टीट्यूशंस बढ़ गए, इसके आईआर इश्यूज चेंज हुए और इवन और भी इश्यूज आ गए, और इसके एक्शंस भी बढ़ गए। जैसे कि एक्टर में वर्कर, मैनेजमेंट, स्टेट, सोसाइटी, इवन सोसाइटी बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द आईआर। ट्रेड यूनियन आया, बोर्ड एंड कमिटीज, कलेक्टिव बार्गेनिंग, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। आईआर इश्यूज में क्या है? पहले वेजेस और बोनस ही करता था, लेकिन अब कंडीशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑटोमेशन, करियर प्लानिंग। जब तक एम्प्लॉयर अच्छी करियर प्लानिंग नहीं करता, जब तक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, आईआर इतना अच्छा नहीं होता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, दे बिकम अ इशू। मैनेजरियल ऑटोक्रेसी, यानी कि लेस ऑटोनॉमी टू एम्प्लॉई, ये भी एक इशू है। आईआर एक्शन, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, ले ऑफ, एब्सेंटिज्म, बॉयकॉट, घेरोज है, ये घेरोज है, सॉरी, वायलेंस। ठीक है, जैसे कि अब मारुति ले ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड इन टर्न एम्प्लॉय सेट ऑफ फायर इन मारुति प्लांट एंड किल द मैनेजर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हो। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि यार आईआर की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है, इसका स्कोप और बढ़ा है। हमें आईआर को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा नीड है, वरना फिर ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। तो हम हिस्ट्री पे जानते हैं कि आईआर की हिस्ट्री क्या है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर 1991 हमने 3 में डिवाइड कर दी। प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आईआर ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा हुआ करता था? बहुत खराब। कैसे? पहले जो बड़े बड़े वो थे, कॉटन मिल्स थी, या जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो किसके पास थी? वो ब्रिटिशर्स के पास थी। और ब्रिटिशर्स हैवीली एक्सप्लॉइट करते थे एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ एक अनस्किल्ड लेबर होते थे, इंडियंस।
जिनका हिसाब चलता था कि डू जॉब एंड गेट वेजेस, अगर नहीं काम करना तो वो फायर कर देते थे और दूसरे एम्प्लॉय को ले लेते थे। तो पुअर स्टेट ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्कर, दे वर हाईली ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर, तो ऑटोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती थी। अब वहाँ पे कोई इतने अच्छे लॉज नहीं थे स्टेट की तरफ, और अगर लॉज भी थे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। तो वीक ट्रेड यूनियन, ट्रेडिशनली आयर हैज़ बीन पर्सनल बाय नेचर। किसका पर्सनल? ब्रिटिशर्स का। अगर ब्रिटिशर का ओनर अच्छा हुआ तो उस इंडस्ट्री में आया ठीक होते थे, वरना कि बेकार। पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें तो स्टेट बिकम अ एक्टिव प्लेयर। क्यों? क्योंकि अब स्टेट के पास ज़्यादा पावर आ गई। हम पहले एक सोशलिस्ट मॉडल पे ज़्यादा फोकस करते थे, जिसमें कि स्टेट बिकम अ मॉडल एम्प्लॉयर। जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंडस्ट्रीज, वो स्टेट के पास ही थी। अब मॉडल एम्प्लॉयर क्यों बन गया या कैसे बन गया? अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आज भी लोग पागल हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक जो गवर्नमेंट है वो हमें स्टेबल वर्किंग कंडीशंस देती है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी देती है, फेयर वेजेस देती है, हमें रिसेशन के टाइम पे निकालेगी नहीं या फिर हमारे वेजेस कम नहीं करेगी। ठीक है। फिर लेजिस्लेचर, बहुत सारे लॉज पास हुए, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, इवन ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके अंदर ही वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट आया। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हुए। फिर एग्जीक्यूटिव में नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, लेबर ब्यूरो, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये सब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज को एश्योर करने के लिए थे। फिर जुडिशरी, बहुत सारे अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए जो लेबर को भी बचाता है और एम्प्लॉयर को भी बचाता है। लेबर को किससे? एक्सप्लॉयटेशन से, और एम्प्लॉयर को किससे? इंडस्ट्रियल एक्शन से। फिर लिबरलाइजेशन के बाद बहुत बड़ा चेंज आया। ये जो 1991 था वो कट ऑफ ईयर था। इसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, बिल्कुल बदल गई। क्या क्या चेंजेस हुए? मैंने कहा था ना ऊपर, देयर आर सम फोर्सेस और चेंजेस जिसकी वजह से ट्रेडिशनल से क्या हो गया था? मॉडर्न हो गया था। तो दीज आर द चेंजेस। प्राइवेट सेक्टर आया, गिग इकोनॉमी आई। गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांसर्स, जो हमारे स्विगी जोमेटो ये वाले आते हैं। स्टार्टअप कल्चर आया, एआई और ऑटोमेशन आया, जिसकी वजह से जॉब लॉस भी हुआ, यूनियन का इम्पोर्टेंस भी कम हो गया, वर्क फ्रॉम होम, ऐसी चीज़ें, इसका हमें भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इवॉल्व फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। डिक्रीज इन यूनियनाइजेशन, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब आप एक इंडिविजुअल वर्कर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो या फिर उसको ट्रेनिंग अच्छे से दे रहे हो, उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हो, तो उसकी वजह से उसकी पे ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उसकी इंसेंटिव्स उसके बढ़ेंगे। तो वो क्यों यूनियन के साथ जाएगा? वो क्यों मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाएगा? वो तो मैनेजमेंट के साथ रहेगा ना। तो इससे कहीं ना कहीं यूनियन हमारी डिक्रीज हो रही है। फिर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आया, तो अब इम्पैक्ट पड़ते कि इनका एक्चुअली आईआर पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। पहला इज चेंजिंग वर्क प्रैक्टिसेस। अब वर्क फ्रॉम होम आया, तो इससे क्या हो गया? डिक्रीज इन द चांसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यूनियनाइजेशन भी डिक्रीज हो गया। क्यों? अगर वो वर्क प्लेस पे जाएंगे ही नहीं तो इनफॉर्मल या फॉर्मल रिलेशन कैसे बनेंगे? उतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे ही नहीं, एक नेटवर्क ही नहीं बन पाएगा। अगर नेटवर्क ही नहीं बन पाया तो कोई उनको मोटिवेट ही नहीं करेगा कि तुम ट्रेड यूनियन ज्वाइन करो। तो कहीं ना कहीं यूनियनाइजेशन से वीक हो जाता है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। अब यानी कि एमएनसी कल्चर आ जाएगा। एमएनसी कल्चर जहाँ पे हर रीजन के, रिलीजन के, रेस के, कास्ट के लोग एक साथ आके काम करते हैं। तो डाइवर्स वर्कफोर्स, तो रिक्वायरिंग कंपनी टू अडेप्ट देयर एचआर प्रैक्टिसेस। तो बहुत कॉम्प्लेक्स एचआर प्रैक्टिसेस हो जाएगी और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेजर के लिए इन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मैनेज करना। क्रॉस बॉर्डर लेबर मोबिलिटी, वही एमएनसी वाला। आउटसोर्सिंग एंड ऑफ शोरिंग। अब क्या होती है? हमने पढ़ा था कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आया, राइट? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की वजह से हर कंपनी क्या चाहती है कि यार हम क्वालिटी वही रखें, लेकिन हम जो
कॉस्ट को कट कर दे। कॉस्ट डिक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉय की कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी। तो परमानेंट एम्प्लॉय को हायर करने की जगह उन्होंने आउटसोर्सिंग कर दिया या कॉन्ट्रैक्टिंग लेबर को हायर करना चालू कर दिया, जिनको ना ही तो कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते थे और ना ही उनको परमानेंटली रखना पड़ता था, यानी कि उनको जब चाहे निकाल दो रिसेशन पीरियड में और बूम पीरियड में वापस ले लो। तो इसकी वजह से आईआर बहुत कमज़ोर हो गया। कौन चाहेगा कि मुझे कैजुअल वर्क मिले, हर कोई यही चाहता है कि परमानेंट वर्क ही मिले। इमरजेंस ऑफ मल्टीनेशनल यूनियन एंड राइजिंग प्राइवेटाइजेशन। फिर गवर्नमेंट का रोल भी चेंज हो गया। अब गवर्नमेंट लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका बजट भी इंक्रीज कर रही है, तो लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। चेंजिंग चैलेंजेस टू अनस्किल्ड वर्कर्स। सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी की वजह से इन पे गंदा असर पड़ा क्योंकि इनकी जॉब लॉस हो गई। डिक्रीजिंग सोसाइटी सपोर्ट। 1982 स्ट्राइक। सोसाइटी की एक्सेप्टेंस कम हो गई यूनियनाइजेशन या फिर लेबर को लेके। क्यों? क्योंकि 1982 में एक स्ट्राइक हुई थी, बॉम्बे स्ट्राइक, जिसके अंदर अप्रॉक्स 1,50,000 वर्कर्स पार्टिसिपेटेड और इसके अंदर वायलेंस हुआ जिसमें सीईओ और 2 पुलिसमैन उनको मार दिया गया और इसकी वजह से 2.5 लाख लोग जॉबलेस हो गए। मतलब उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये निकला कि वो जो मूवमेंट इतना बड़ा स्ट्राइक थी वो फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में ऐसा आ गया कि एक नेगेटिव इमेज बन गई या परसेप्शन बन गया। फिर इंक्रीजिंग ऑटोमेशन, इंक्रीजिंग मैनेजरियल मिलिटेंसी। अब गूगल ट्विटर जैसी कंपनी है, ये एम्प्लॉयज़ को बहुत बड़े मास पे निकाल रही है। अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी। क्यों? क्योंकि एआई डेवलप हो गया। अब कोडिंग के लिए पहले जो एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, अब ये सारी एआई सिर्फ एक कमांड पे कर रही है। इंक्रीजिंग फोकस ऑन एचआरएम, इंडिविजुअल फोकस हो वीकनिंग कलेक्टिविटी। ऐसा ही नहीं है कि नेगेटिव रोल ही आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया, जैसे कि हार्मोनाइजेशन ऑफ लेबर स्टैंडर्ड। अब लेबर स्टैंडर्ड के लिए ना अब सारी कंट्रीज के ऊपर एक काइंड ऑफ दबाव आ गया कि हर किसी को अपने कंट्री में एक मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सीएसआर, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टैलेंट गेट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर। अब इसके PYQ देख लेते हैं। 2022 में आया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन हारमोनियस IR। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन IR। इम्पैक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन हारमोनियस IR। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है IR की इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो क्या लिखेंगे हम कि यार जब गुड IR होते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, हमारी एक एम्प्लॉयर ब्रांड बन जाएगा, वेल्थ प्रोस्पेरिटी जनरेट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब बढ़ेगा। तो इसकी वजह से इस हेविली डिपेंडेंट ऑन हारमोनियस, हमें इस ये और ये दोनों की दोनों आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। चेंजिंग इंडियन लेबर लेजिस्लेशन इज लास्ट अनफिनिश्ड एजेंडा सिंस 1991 असेस इट्स रैशनल। इसमें क्या आएगा? इजी आंसर है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। चेंजिंग इंडियन लेबर लेजिस्लेशन इट्स लास्ट अनफिनिश्ड एजेंडा, यानी कि इसमें क्या बात कर रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ IR हुआ है और इसकी वजह से हमें अब लेबर लेजिस्लेशन चाहिए। तो हमें पहले ये देखना है, फिर उसको थोड़ा पॉजिटिव टर्म में लिख लेंगे कि यार कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ाना चाहिए, ऐसा लॉ आए जो कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे या उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करे। हमें ऐसे लेबर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इसको भी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 2011 IR इन इंडिया डायनामिक एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट डन। एक्सप्लेन एंड सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग IR इन पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया। इसमें क्या आएगा? ये तो इजी है। इस डायनामिक एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट स्कोप है, स्कोप इंक्रीज हो गया और चेंजेस आए, ट्रेडिशनल मॉडर्न। इसमें आएगा असेंशियल्स।
Discuss the emerging scenario of IR in the era of liberalization. Easy. Discuss the impact of change economic scenario in India on IR. ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. हम लास्ट अपने टॉपिक पे जाते हैं, एग्जिट पॉलिसी. एग्जिट पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी जो कंपनी अडॉप्ट करे या फिर एक प्रोसीजर कंपनी अडॉप्ट करे एट द टाइम व्हेन अ एम्प्लॉय इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो उस टाइम पे क्यों जरूरी है ये? ताकि एक तो रीजन या एनालिसिस कर पाए कि क्यों एम्प्लॉय छोड़ रहा है, उससे पूछ पाए कि, और पता है दिस इज द लास्ट चांस फॉर टैलेंट रिटेंशन. अगर कोई जा रहा है तो हम, अगर किसी को अगर कोई टैलेंटेड बंदा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिल रही. तो यार इतनी सी बात है, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा दे, उस टैलेंट को रोक सकते हैं, राइट? और क्यों? व्हाई वी नीड exit policy? We need exit policy because reputation of manager. एक एम्प्लॉयर की ब्रांड बनती है इससे. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर दैट अ कंपनी फॉलोज व्हेन अ एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन. तो टास्क क्या रहता है नोटिस पीरियड में? सारे अपने काम पूरे करो, सारे ड्यू है कंपनी को वो करो. शेयर नॉलेज, इसका मतलब है हैंड ओवर देना. अगर आपने कभी काम किया हो प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी काम है अपने जूनियर को सिखा के जाओ. सबमिट ऑल कंपनीज एसेसरीज, जैसे लैपटॉप कीज, आईडीज एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसेस. तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इट्स स्मूथ ट्रांजिशन, पॉजिटिव रिलेशन. कहा था ना, एम्प्लॉयर ब्रांड बना रहता है, गुडविल बनी रहती है, वही रेप्यूटेशन ऑफ द मैनेजमेंट. लीगल कंप्लायंस, नॉलेज ट्रांसफर, फीडबैक कलेक्शन. इसको बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू होता है एक, जिसके अंदर हम पूरा पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, क्या पसंद नहीं आया, या फिर क्या फीडबैक देना चाहोगे, या फिर कोई मैसेज है क्या हमारे इम्प्रूव करने के लिए. अब PYQs की तरफ देख लेते हैं. इसमें 2 PYQ आए. तो एग्जिट पॉलिसी एज इट इज आ गया, तो इसमें आपको वही पूरा लिखना है. एक है, देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस्ड एग्जिट पॉलिसी फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड. वी नीड इट. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. नाउ कीपिंग दिस इन योर माइंड, आउटलाइन द सेलिएंट फीचर ऑफ एग्जिट पॉलिसी स्टेटमेंट. तो ये इसके सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे? कम्युनिकेशन और ग्रीवियंस रिड्रेसल, लीगल कंप्लायंस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, VRS दे सकते हैं. तो these are their फीचर्स. कॉन्फिडेंशियलिटी की, अभी जो काम किया है, जो भी हमारी पॉलिसीज है, वो आप जाके बाहर बताओगे नहीं. तो ये उसके फीचर्स हो गए. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू या नेचर ऑफ IR. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जो कि है ट्रेड यूनियन के बारे में. So I hope you like this session. Thank you very much.